ठीक है, आज स्टार्ट करें हम लोग को गैसियस स्टेट। ये टॉपिक आपके बुक में बहुत बार स्टेट्स ऑफ मैटर के फॉर्म में दिया होता है ना। बहुत बार देखोगे तो आपको ये टॉपिक लिखा होगा, उसमें क्या लिखा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ना लिख करके। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक आइडियल गैस और दूसरा रियल गैस। तो आप अपने मॉड्यूल्स में देखोगे तो दो अलग अलग चैप्टर्स दिए होंगे, एक दिया होगा स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें आपको सिर्फ आइडियल गैस पढ़ाते हैं, और दूसरा दिया होगा रियल गैस। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें मैं दोनों टॉपिक्स कवर करूंगी। अब इसको स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों कहते हैं, हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते हैं। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? 5। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे लेवल के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस काफी है। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, जिसमें गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये 3 चैप्टर हुए, है ना। अब क्योंकि 11th में हमें गैसियस स्टेट पढ़ाया गया, स्टेट्स ऑफ मैटर के में सबसे पहले क्या पढ़ाया था? गैसियस स्टेट, इसलिए बहुत बार इसको टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों है। 11th में आपके कवर होता है गैसियस स्टेट, सॉलिड और लिक्विड कहाँ कवर होता है? 12th में। ठीक है, तो 11th में बहुत बार आपके मॉड्यूल वगैरह में आप देखोगे इसको स्टेट्स ऑफ मैटर लिख के दे दिया होता है। कंफ्यूज नहीं है होना है इसमें आपको। बेसिकली इस चैप्टर में जब स्टेट्स ऑफ मैटर लिखा है तो उसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद बेसिकली वो क्या स्टार्ट करते हैं? गैस स्टेट। ठीक है ना, तो इसमें 2 सेक्शन है, रियल गैस और आइडियल गैस। तो मैंने बताया कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या बेसिक डिफरेंसेस है आप सबको पता है? होप क्या बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम और गैसेस में सबसे कम। ठीक है, उससे फिर क्या होगा? और कोई डिफरेंस? और मतलब मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन बिटवीन लिक्विड और गैस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। और सॉलिड का अपना खुद का वॉल्यूम होता है ना। और शेप, गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, लिक्विड सॉलिड का लिक्विड का शेप होता है। लिक्विड का कौन सा शेप होता है? कंटेनर का शेप होता है। तो गैस का भी वही शेप हो जाएगा, कंटेनर का ही शेप हो जाएगा। सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स होती है, लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होती है। वो लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स होती है भाई। तुम 2 लीटर के बर्तन में 1 लीटर दूध रखोगे तो 2 लीटर थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो सॉलिड का और लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है कंटेनर का। ठीक, सॉलिड और लिक्विड का शेप, सॉलिड का शेप फिक्स है, लिक्विड और गैस वॉल्यूम शेप ऑफ कंटेनर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और शेयर स्ट्रेन जो रहता है ना, सिर्फ सॉलिड में लगता है, लिक्विड गैस में नहीं लगता। अच्छा ठीक है, और बोलो बस। हाँ, ये बेसिक डिफरेंसेस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, तो मेन तो क्या है, इनको सॉलिड, लिक्विड या गैस बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, लिक्विड में रिलेटिवली आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, और गैसेस में सबसे कम है। ठीक है, इस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। हमें इस चैप्टर में बेसिकली गैसेस के बारे में पढ़ना है। तो गैसेस के कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो बार बार इस चैप्टर में यूज होंगे, कुछ पैरामीटर्स जो बार बार इस चैप्टर में यूज होने वाले, उनसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इनके यूनिट्स वगैरह देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मास, है ना। गैस का मास जनरली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। कोई गैस का अगर मास लिखा है तो किसमें एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम किसमें एक्सप्रेस होगा? पहली बात तो गैस का वॉल्यूम होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस हमेशा क्या ऑक्यूपाई करेगा? कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। गैसेस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। समझ में आई बात? तो गैस के वॉल्यूम की बात करें मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं? कंटेनर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और ये किस में मेजर करेंगे? लीटर में, मिलीलीटर में, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में, इस तरह के यूनिट्स होंगे। ठीक है, अब सपोज एक कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3 गैसेस रखे हुए हैं। एक ही कंटेनर के अंदर 3 गैसेस रखे हुए हैं, है ना। कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। कंटेनर का वॉल्यूम 100 ml है। तो हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या है? 100 ml। ठीक, इस बर्तन में मैंने हाइड्रोजन गैस भी डाल दिया, ऑक्सीजन गैस भी डाल दिया, नाइट्रोजन गैस भी, तीनों गैसेस डाल दिया है। कोई भी मोल्स हो, क्या फर्क पड़ता है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों बराबर बराबर डाल दिया, चलो तीनों बराबर बराबर डाल दिया, है ना। 1-1 मोल तीनों डाल दिया, 1 मोल ये भी डाल दिया, 1 मोल ये भी डाल दिया, 1 मोल ये भी डाल दिया।
ठीक है, तीनों गैसेस डाल दिए बराबर अमाउंट में। हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 100 ml का डब्बा है, 100/3 भाई, टोटल 100 ml का डब्बा है और मैं तीनों गैसेस डाल दिए बराबर बराबर अमाउंट में, तो तीनों कितना करेंगे ऑक्यूपाई? 1/3 पूरा 100 ml। क्या लिखा है? गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी हाइड्रोजन। अब समझना, इस कमरे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों गैसेस भर दिए, तो हाइड्रोजन इसके 1/3 में यहाँ पे बाउंड्री बना लेगा, मैं इधर रहूंगा तुम उधर रहना, ये इधर रहेगा। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स किधर रहेंगे? पूरे कमरे में रहेंगे। वो मिक्स हो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी पूरे कमरे में, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी पूरे कमरे में। यानी कोई गैस अगर है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी देखोगे वो भी कितना है? 100 ml। सिर्फ ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी देखोगे कितना है? 100 ml। और नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी कितना है? 100 ml। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो तीनों का वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml ही होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई इसमें गैस के मॉलिक्यूल ठूस ठूस के थोड़ी भरे हुए हैं। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वो पूरे रूम में फैल जाता है। ठीक है, तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा हर एक गैस वो पूरा पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब हाइड्रोजन यहां से लेके वहां तक, वहां से लेके यहां तक सब जगह घूम सकता है, तो उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? पूरा 100 ml। समझ आ गई क्या बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको दिमाग में रखनी थी। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर इन अ कंटेनर ईच गैस ऑक्यूपाइज कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्लॉज क्या है यहाँ पे? नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर। हमने जो गैसेस लिए वो आपस में रिएक्ट ना करें, क्योंकि अगर वो गैसेस रिएक्ट कर गई तो वो गैसेस बची ही नहीं, कुछ नया बन गया, तो कंटेनर का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ में आई बात? तो अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस ले रखे हैं आपने, है ना, तो ऐसे कंडीशन है जिसमें ये गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें तो हर एक गैस पूरा पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ईच गैस ऑक्यूपाई कंप्लीट वॉल्यूम। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट क्या होगा इसका? वॉल्यूम का यूनिट लीटर होगा, ml होगा, डेसीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये शुरू में ही बताया था मोल कॉन्सेप्ट में ही, है ना। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर 1000 ml के बराबर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। तो ये कन्वर्जन आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, है ना। समझ आ गई बात? बढ़ जाए क्या आगे? नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे मेजर होता है? इन टर्म्स ऑफ केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये 3 यूनिट्स है टेम्परेचर के, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। केमिस्ट्री में जो यूनिट यूज होगा वो कौन सा होगा? केल्विन। आपको जब भी किसी फॉर्मूले में टेम्परेचर की वैल्यू रखनी है तो आपको हर जगह क्या रखना पड़ेगा? केल्विन में रखना पड़ेगा। लेकिन हर बार डेटा भी आपको केल्विन में दे जरूरी नहीं है, मोस्टली किस में देता है? डिग्री सेल्सियस में। मोस्टली आपको जो डेटा देगा क्वेश्चन में वो डिग्री सेल्सियस में देता है ज्यादातर, तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके कन्वर्जन फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे तभी भी, है ना। आप देखना केल्विन स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट पानी का अगर ले तो 373 होता है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273, है ना। वैसे ही डिग्री सेल्सियस पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 और ये कितना होता है? 0। और फ़ारेनहाइट पे ये कितना होता है? 212 और 32। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 और 32। अब ये जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है? ध्यान से देखना, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर -0, 0 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री सेल्सियस में क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब डिग्री सेल्सियस में जो गिवन टेम्परेचर है वो रिलेशन जो आता है वो कैसे आता है? डिग्री सेल्सियस में जो गिवन टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये हर एक स्केल पे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब केल्विन माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। उस स्केल का गिवन टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, रेशियो सेम है। है ना। ये जो रेशियो है ये सभी स्केल्स पे क्या आएगा, बराबर। ठीक है, गिवन टेम्परेचर में से फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करो और बॉइलिंग पॉइंट में से फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करो, ये जो रेशियो होगा ये सभी स्केल्स पे क्या होता है, बराबर आता है। तो डिग्री सेल्सियस में, सॉरी फ़ारेनहाइट में F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये रेशियो सभी स्केल्स में बराबर होता है। तो कोई भी स्केल हो, कोई दूसरा स्केल दे दे, है ना, कोई अननोन स्केल दे दे, कोई नया स्केल बना के दे दे, उस स्केल पे भी अगर फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है तो आप उसका भी कन्वर्जन कर सकते हो, है ना। उस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो उस स्केल का टेम्परेचर माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, उसको इक्वेट कर दोगे। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, यानी आर जो भी स्केल है उस स्केल पे आर माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट इस स्केल में डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये रेशियो है सभी स्केल्स पे क्या होता है, बराबर आता है ना। आर कोई टेम्परेचर का एक अननोन स्केल है, नया स्केल है, टेम्परेचर का बना दिया। तो गिवन टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल, ये रेशियो सभी स्केल्स पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बेसिस पे केल्विन क्या हो जाएगा, C+273 हो जाता है। भाई ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केल्विन क्या हो जाएगा, C+273 और C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये रिलेशन आपको दोनों याद होना चाहिए, और कोई नया स्केल दे दिया तो अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। ठीक है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये इंटर कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। कुल मिला के आपको याद रखना है, गिवन स्केल पे टेम्परेचर माइनस उसी स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल, ये रेशियो जो है वो सभी टेम्परेचर स्केल्स पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया क्या, लिख लिया, बताओ। A new temperature scale degree S is defined at which boiling point of water is 180 degree Celsius, 180 degree S, and freezing point of water is 30 degree S. Convert 80 degree S to Kelvin scale. मतलब x का वैल्यू केल्विन के टर्म्स में निकालना है। हाँ जी, x का वैल्यू हो जाएगा C/2 इंटू K माइनस 270। मैं करूँ सॉल्व। एक्स के टर्म्स में कैसे आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना तुम्हें। 92 भाई आपको क्या बोल रहा है, 80 डिग्री एस को निकालना है, तो 80 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल अपॉन बॉइलिंग पॉइंट उस स्केल पे माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो बना इक्वेशन। 80 माइनस 30 अपॉन 180 माइनस 30 शुड बी इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। ये किया क्या आपने, ये किया क्या, यही तो करना था। कितना आया, ये कितना आया, 50/150 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। 100 इधर चला आया, काट दे, ये 3 और ये 2, ठीक है। तो 100/3 प्लस 273 है ना, K इज इक्वल टू 100/3 प्लस 273, कितना आ गया, 306।
306.33। स्ट्रेट फॉर्मूला तो था, इतना क्यों कंफ्यूजन था भाई इसमें? क्या ही गड़बड़ किया था? तो साफ साफ तो लिखा हुआ है, समझ तो आ गई बात? कैसे करना है? जिस स्केल पे टेम्परेचर निकालना है उसमें से फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करना है अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सभी स्केल्स पे ये रेशियो क्या करना है? बराबर रहता है। बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू। कर लेंगे आप, ठीक है। एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो सकता है टेम्परेचर कन्वर्जन स्केल पे, रेयरली पूछा जाता है लेकिन एक इंफॉर्मेटिव बात है, मतलब जनरल बात है इसलिए पता होनी चाहिए। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। तो यूनिट की बात करें तो क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला तो आपको है, मास बाय वॉल्यूम पता है ना? बहुत बार प्रेशर वगैरह के टर्म्स में आपको डेंसिटी निकालना होता है। तो ध्यान से देखो, हमें पता है गैस का इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना? पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन को क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स बाय एन। एन को क्या लिखते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? अगेन मास बाय डेंसिटी लिख सकते हो क्या? यहां से डेंसिटी आपकी आ जाएगी क्या? एम से एम कैंसिल, डेंसिटी क्या आ जाएगी? पी एम बाई आर टी। एम से एम कैंसिल, डी इधर गया, एम इधर और आर टी इधर, तो डेंसिटी क्या निकल के आया? पी एम बाई आर टी। मतलब बहुत बार आपको मास और वॉल्यूम ना दे करके प्रेशर और मोलर मास दिया होता है, प्रेशर दिया होता है गैस का। गैस है तो उससे मोलर मास उसका पता चल ही जाएगा। तो गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, और क्योंकि गैस आपको बता दिया कौन सा गैस है, उसका मोलर मास आपको पता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर दे करके भी आपसे डेंसिटी पूछ सकता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। यहां तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? तो ये एक एक्सप्रेशन और बनता है डेंसिटी का। ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हैं। डी स्टैंड फॉर डेंसिटी, पी इज प्रेशर, एम इज मोलर मास, है ना? और टेम्परेचर क्या है? केल्विन स्केल पर रखना। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जब पी और एटमॉस्फेयर वाला टर्म आता है तो उस समय आपका इसका कौन सा वैल्यू यूज करते हो? आर का 0.0821, 0.0821। इसको किसके बराबर कहते हैं? 1/12। तो 0.0821 इज इक्वल टू 1/12। ये यूनिट यूज करते हैं, मतलब कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 0.0821 को 1/12 लिख लेते हैं। ठीक है ना? समझ में आई बात? आर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तो जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर्स में है, तब आर की यूनिट क्या होती है? 0.0821 या 1/12। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सबको? देखो लिख नहीं रहा है, लिख रहा है। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर विद सम फोर्स एफ, है ना? भाई गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कंटेनर के वॉल्स पे हिट कर रहे हैं, तो किसी फोर्स से हिट करेंगे, वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बताएगा आपको? प्रेशर, है ना? तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? इसी को क्या बोलते हैं हम? पास्कल, है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। ठीक है, एसआई यूनिट प्रेशर का क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड एज पास्कल, है ना? प्रेशर के और भी यूनिट्स होते हैं, एटीएम, मिलीमीटर्स ऑफ एचजी, टॉर या बार। दीज आर आल्सो यूनिट्स ऑफ प्रेशर। एटीएम, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, टॉर या बार, ये सारे क्या है? प्रेशर के यूनिट्स। आपको केमिस्ट्री में जो प्रेशर का यूनिट देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? ज्यादातर एटीएम देखने को मिलेगा या एमएम ऑफ एचजी देखने को मिलेगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, इसके क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं? फिजिक्स में मिलते हैं। बहुत रेयरली केमिस्ट्री में यूनिट यूज हो सकता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटर कन्वर्जन्स। लेकिन मोस्टली केमिस्ट्री में जो यूज होता है वो एटीएम यूज होता है या मिलीमीटर्स ऑफ एचजी यूज होता है।
एक एटीएम और एक बार लगभग लगभग बराबर होता है, तो कभी कभी आपको बार भी देखने को मिल जाता है ना। कन्वर्जन्स देखें, 1 एटीएम इज 1.01325 into 10⁵ पास्कल। मतलब आप कह सकते हो एक एटीएम लगभग लगभग 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। एंड दिस मच बार, ये जो ये है, ये क्या एक्चुअली बार का टर्म है। तो एक एटीएम और एक बार ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg, मरकरी के 760 मिलीमीटर्स के बराबर होता है, या 76 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg, ठीक है। और 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 टॉर। Hg का 1 मिलीमीटर, मरकरी का 1 मिलीमीटर हाइट, 1 मिलीमीटर। प्रेशर को हाइट के टर्म्स में कैसे मेजर कर रहे हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, क्या है, हाइट का टर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 760 mm ऑफ Hg क्या हुआ भाई, 760 मिलीमीटर Hg का मरकरी कॉलम है, वो कितना प्रेशर लगाएगा, वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, ये मतलब होता है ना। प्रेशर का एक फ्लूइड्स का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, H⍴g, है ना। एक ट्यूब में आपने कोई लिक्विड ले रखी है, तो उसका हाइट अगर h है, उसकी कुछ डेंसिटी होगी, कुछ ग्रेविटी है g, तो उसका प्रेशर कितना होता है उस हाइट ऑफ H⍴g, h या H⍴g, ठीक है ना। तो 760 mm ऑफ Hg अगर प्रेशर, इसका सीधा सा मतलब है कि 760 मिलीमीटर जब मरकरी का कॉलम रहेगा, तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो प्रेशर कितना बराबर होता है, 1 ATM के बराबर होता है। समझ आ गई बात। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इनको हमें आपस में कन्वर्ट करने आना चाहिए। टॉर क्या होता है, यूनिट ही है टॉर। एक्चुअली टॉरिसेली वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने बैरोमीटर पे काम किया था। बैरोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर, है ना। प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बैरोमीटर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। तो टॉरिसेली ने बैरोमीटर पे काम किया था, तो उन्हीं को इज्जत देने के लिए एक नया यूनिट बना दिया गया, क्या, टॉर, है ना। तो मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर, है ना। तो 760 mm ऑफ Hg बोले या 760 टॉर बोले, एक ही बात है, एक ही बात है। अरे जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक नाम दे दिया, पास्कल। याद करो आप इसको। फालतू का याद करेगा, इज्जत देने के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, जनरल टर्म्स पढ़ लिए, किससे रिलेटेड, गैसेस के प्रॉपर्टीज। गैसेस की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उनसे हम क्या समझते हैं, उनका क्या यूनिट यूज करना है, उसके इंटर कन्वर्जन्स, ठीक है। अब आ जाते हैं आइडियल गैस के सेक्शन पे। वो जनरल बातें हमने कर ली, अब आइडियल गैस के सेक्शन में सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैस लॉज, ठीक है, गैसेस से रिलेटेड लॉज। तो अभी हम आइडियल गैस पढ़ रहे हैं, क्या हो गया, देखो क्या ढूंढ रहा है बैग में, आइडियल गैस ढूंढ रहे हैं ना। तो आइडियल गैस से रिलेटेड हम ढूंढ नहीं रहे हैं, वो ढूंढ रहा था। आइडियल गैस हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो आइडियल गैस के हम लॉस पढ़ने जा रहे हैं, 2 गैस लॉस। सबसे पहले आइडियल गैस क्या होता है ये बताओ। जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करे वो आइडियल गैस है, जो नहीं फॉलो करे वो आइडियल गैस नहीं है। तो आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअली क्या है, सारे गैस लॉस को कंबाइन करके बना है आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम सीधे सीधे ये कहें तो गैसेस भी फॉलोज गैस लॉज, गैस के जो लॉज हैं उनको फॉलो करे तो वो क्या है, आइडियल गैस। उसी को कंबाइन करके क्या बना है, आइडियल गैस इक्वेशन। हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर विच फॉलो ऑल द हाइपोथेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, है ना। आप समझना, आइडियल गैस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, नथिंग इज आइडियल। कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता है, तो इसलिए क्या बोला है, हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर है ये, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये सिर्फ पेपर पे है ना। हमारे लॉज बस हैं एक आइडियल स्टेट के लिए। कोई चीज होता है ना आइडियल कंडीशन ये है, तो भाई सबको एक आइडियल कंडीशन दिखती है कि ये आइडियल कंडीशन है, पर क्या हम उस आइडियल कंडीशन तक पहुंच जाते हैं, नहीं, हम कोशिश करते हैं वहां पहुंचने की, है ना। तो वैसे ही आइडियल गैस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। वो एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। अब उसके करीब पहुंचने के लिए सारी मेहनत होती है, ठीक है। जैसे कोई इंजन हमने बना दिया, है ना, कोई इंजन बनाया जो 100% एफिशिएंट हो, 100% एफिशिएंट हो, ये आइडियल है कंडीशन है,
100% एफिशिएंट हो, जितना फ्यूल जरे वो सारा का सारा माइलेज में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा होता नहीं है, बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो आइडियल सिचुएशन है वो, अब हम सब उसके करीब पहुंचना चाहते हैं, तो एक आइडियल सिचुएशन डिफाइन होती है, ठीक है। वैसे ही आइडियल गैस क्या है, एक हाइपोथेटिकल स्टेट है जो एक्चुअली रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए जो रियलिटी, पहले हम आइडियल स्टेट पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे एक्चुअल जो गैसेस है, रियल गैसेस जो है वो यहां से कैसे डिफर करते हैं। समझ आ गई बात? तो आइडियल गैस इज हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर विच फॉलोज ऑल हाइपोथेसिस ऑफ केटीजी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, है ना। गैसेस के लिए थियरी दी गई है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इसको केटीजी बोलते हैं। फिजिक्स में ही पढ़ाते हैं आपको, केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो केटीजी के सारे हाइपोथेसिस यानी सारे स्टेटमेंट्स फॉलो करे ऐसे गैसेस को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। सेम ही है ना। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस तो सेम है, फिजिक्स में उसके फिजिक्स के एक्सपर्ट ज्यादा बताते हैं, केमिस्ट्री में उसको केमिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करते हैं, बस। लॉज, गैस लॉज रिवॉल्व अराउंड 3 वेरिएबल्स। जितने भी गैस लॉज हैं उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं मेनली, एक्चुअली 4 होते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो होता ही, उसके अलावा एक और वेरिएबल भी होता है, मोल्स भी होता है ना। तो एक्चुअली 4 वेरिएबल्स होते हैं, है ना। पर जितने भी गैस लॉज जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें क्या चीज फिक्स, एक चीज फिक्स कर देते हैं, है ना, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो जैसे ही बोल दिया फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गैस का अमाउंट फिक्स कर दिया, मतलब उसके मोल्स फिक्स कर दिए, तो एक्चुअली उस वेरिएबल को क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो हर एक गैस लॉ में एक्चुअली ओवरऑल क्या कहें कि 4 वेरिएबल्स होते हैं। 4 में से हर एक लॉ में कोई 2 वेरिएबल फिक्स कर देते हैं और बचे हुए 2 के बीच में रिलेशन बताते हैं। कोई 2 वेरिएबल फिक्स कर देते हैं और बचे हुए 2 के बीच में रिलेशन बताते हैं, है ना। तो गैस लॉ जो है वो कुछ वेरिएबल्स के अराउंड घूमती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, आप कह भी सकते हो कि मोल्स भी, है ना। मास ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। देखा, मास ऑफ गैस क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी जो सारे गैस लॉज बनाए हैं उसमें एक वेरिएबल को तो कांस्टेंट परमानेंट कर दिया, क्योंकि लिखते हैं फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। जैसे बोला फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस यानी एन कांस्टेंट, ठीक। अब उसके बाद जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, जो बच गए 3, इन तीनों में से अलग अलग लॉज में एक को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी 2 के बीच में रिलेशन देखेंगे। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो 4 वेरिएबल्स हो गए, जिसमें हर एक लॉ में 2 को कांस्टेंट रखेंगे और बचे हुए दोनों में रिलेशन देखेंगे। समझ आ गई बात? फॉर ईच लॉ वी मेक एनी वन वेरिएबल कांस्टेंट एंड सी हाउ द 2 अदर्स आर रिलेटेड। यही करना है आपको। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस बोलते ही एन कांस्टेंट, उसके अलावा पी, वी और टी में कोई एक और कांस्टेंट कर देंगे, बच गए कितने, 2। उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है यही बताएंगे सारे गैसेस लॉ। समझ में आई बात? तो एक एक करके हमें गैस लॉज पढ़ने। सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखते हैं, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, मतलब मोल्स तो कांस्टेंट हो गए, उसके अलावा टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, है ना। तो बॉयल्स लॉ की बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी कांस्टेंट फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस यानी एन कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो गए, बच गया 2 चीज, क्या क्या, वॉल्यूम और प्रेशर। तो बोलते हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। समझ आ गई क्या बात? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अब ऐसा भी लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। तो V इज इक्वल टू K बाई P, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इंटू V इज कांस्टेंट। यही क्या है, बॉयल्स लॉ। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। यानी आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट। P into V is constant for a particular amount of gas at a particular temperature. यहां तक बात समझ में आई? This constant depends on amount of gas and temperature of gas. ध्यान समझना, मैंने बोला PV is equal to constant, तो ये जो constant है ये यूनिवर्सल constant नहीं है,
ये जो कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है, दिस कांस्टेंट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? मोल्स पे और टेम्परेचर पे, क्योंकि क्लॉज है यहाँ पे कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी एन कांस्टेंट और टी कांस्टेंट, तब तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर एन और टी वेरिएबल है तब पीवी कांस्टेंट नहीं है। ध्यान समझ में आई? तो पीवी इज कांस्टेंट ओनली फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, पीवी कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यही तो मतलब हुआ। जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो P1 इंटू V1 विल बी इक्वल टू P2 इंटू T2, P1 V1 इक्वल टू P2 T2 इक्वल टू P3 T3 एंड सो ऑन। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देन लिख लिया? आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स की बात करते हैं। आपको पूछा जाए कि P और 1/V का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन। P और 1/V का ग्राफ है भाई। ऐसे नीचे की तरफ। हाँ ओरिजिन से अच्छा, जाएगा पैराबोलाइड है। हाँ पैराबोलाइड बोल भाई, तू बोल प्रांजल। स्ट्रेट लाइन है। पीवी का ग्राफ नहीं पूछ रहा है, P और 1/V का ग्राफ पूछ रहा है भाई। आपसे क्या बोल रहा है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यही तो स्टेटमेंट होता है। समझना, y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सबको पता है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहाँ पे y, यहाँ पे x। ठीक, अगर सी क्या बताता है? इंटरसेप्ट। सी क्या बताता है? इंटरसेप्ट। और m क्या बताता है? स्लोप। ठीक है, अगर ये ग्राफ ऐसा आया, मतलब ये इस लाइन का ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ है या नहीं? ये क्या हो गया? सी। पॉजिटिव स्लोप है, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव स्लोप है। एम की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। तो y इक्वल टू एम एक्स, ये यहाँ पे y और यहाँ पे क्या है? x है ना, और ये क्या हो गया आपका? स्लोप। ठीक है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा? m। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और अगर इंटरसेप्ट 0 होता तो ओरिजिन से पास हो जाता, है ना। अगर इंटरसेप्ट 0 होता तो ओरिजिन से पास हो जाता यही ग्राफ। ठीक, अब आपको बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यही तो बोल रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। भाई बॉयल्स लॉ क्या है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। पीवी कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ? P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो ये क्या आ गया आपका? y एक्सिस पे, और ये क्या आ गया? x एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे P और x एक्सिस पे क्या आ गया? 1/V। V नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है? 1/V इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस। इसका इंटरसेप्ट 0 है ना, और स्लोप क्या हो जाएगा इसका? के। स्लोप क्या हो जाएगा इसका? के। भाई मैंने क्या बोला था? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो बोला था। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई V, तो इसको लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू 1/V इंटू के। तो ये y हो गया, 1/V क्या हो गया? x हो गया, k क्या हो गया आपका? स्लोप हो गया। समझ आ गई क्या बात? ये कब प्लॉट किया है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ प्लॉट होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। द ग्राफ प्लॉटेड, पीवी ग्राफ अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या? कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन
आयुष समझ में आया ना स्ट्रेट लाइन क्यों है ना? P और 1/V का ग्राफ है। अब ध्यान से देखना, अब आपको बोल दिया PV का ग्राफ बनाओ, PV का ग्राफ है ना, PV का ग्राफ है, यानी y और 1/x का ग्राफ है ये, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपरबोला। ठीक है, y और 1/x का ग्राफ है तो ये क्या हो जाएगा हाइपरबोला। ठीक है, सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये भी क्या है आइसोथर्म। पीवी ग्राफ अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं आइसोथर्म। तो दिस इज आल्सो आइसोथर्म। तो पीवी ग्राफ क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और पी 1/v ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन। कोई कंफ्यूजन? है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। y एक्सिस पे क्या है P और x एक्सिस पे क्या है v। तो ये y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ है। तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ है तो क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ होगा तो क्या होगा पैराबोला। है ना, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ होगा तो क्या होगा पैराबोला। ठीक है, आगे बढ़े। पीवी और v का ग्राफ कैसा होगा? पीवी वर्सेस v का ग्राफ कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज कांस्टेंट। तो आप वॉल्यूम जितना भी बढ़ाओगे प्रेशर अकॉर्डिंगली कम होता जाएगा, पीवी क्या होगा कांस्टेंट आएगा। तो वॉल्यूम चेंज करने से पीवी चेंज नहीं होगा, है ना। वैसे ही प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम एडजस्ट होगा, ये भी क्या होगा कांस्टेंट। तो पीवी वर्सेस पी ग्राफ या पीवी वर्सेस वी ग्राफ ये दोनों क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। पीवी वर्सेस पी और पीवी वर्सेस वी ये दोनों ग्राफ्स क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो सारे ग्राफ्स पढ़ लिए हमने, P वर्सेस B, P वर्सेस 1/V, PV वर्सेस P एंड PV वर्सेस V। ये सारे ग्राफ्स हो गए किसके बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको P और 1/V के 3 ग्राफ्स दिए हैं एट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3। 3 टेम्परेचर है T1, T2 और T3। इन तीनों टेम्परेचर पे P वर्सेस 1/V का ग्राफ दिया। ध्यान से देखना, P वर्सेस 1/V, T1 टेम्परेचर पे ऐसा ग्राफ है, T2 टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा। क्यों? क्योंकि आपको बोला है ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर ये ऐसा लाइन आता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो लाइन क्या होगी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज करोगे फिर से क्या होगा आइसोथर्म। तो 3 आइसोथर्म्स है, ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, T3 टेम्परेचर पे। इस ग्राफ के बेसिस पे आपको कंपेयर करना है टेम्परेचर T1, T2 और T3। T1 ग्रेटर देन T2 विच इज ग्रेटर देन T3। पक्का? श्योर? कैसे? नंबर कांस्टेंट रहा है, नंबर ऑफ मोल्स उसी में रहेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स और टेंपरेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो टेंपरेचर बढ़ाइएगा तो कांस्टेंट भी बढ़ेगा, स्लोप भी उसका बढ़ेगा अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ऐसा समझना कि P और 1/V का जो ग्राफ था इसका स्लोप क्या था nRT था, है ना। इसका स्लोप क्या था nRT था, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्लोप क्या होगा ज्यादा होगा, है ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्लोप क्या होगा ज्यादा होगा। तो PV इक्वल टू nRT हम जानते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू nRT/V। अब समझना ये स्लोप जितना ज्यादा, ये वैल्यू क्या है स्लोप की। ठीक है, स्लोप ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। इन तीनों में किसका स्लोप ज्यादा है T1 का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, इसका और कम है। तो स्लोप ज्यादा किसका T1 का, इसलिए T1 इज मोर देन T2 विच इज मोर देन T3। समझ आ गई क्या बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक तरीका तो ये हो गया करने का। एक और तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। कैसे करें भाई? तुम ऐसा करो कि यहां पे एक लाइन खींच दो। ये लाइन खींचने का क्या मतलब हुआ? प्रेशर फिक्स कर दिया। प्रेशर क्या कर दिया फिक्स कर दिया।
इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम देख लो, इसके करस्पॉन्डिंग देख लो, इसके भाई हमारे पास क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, आर फिक्स है और प्रेशर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया। ऐसी लाइन खींची मतलब मैंने क्या किया, प्रेशर फिक्स कर दिया। अब V और T के बीच में रिलेशन देख लो, V और T का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इधर से इधर जा रहे हैं तो 1/v बढ़ रहा है, 1/v बढ़ रहा है मतलब V क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये V कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग T भी क्या होगा, कम होगा। यहां पे V ज्यादा है तो T भी ज्यादा होगा, यहां पे V और ज्यादा है तो T और ज्यादा होगा। समझ में आई बात, ऐसे भी कर सकते हैं भाई। एक्चुअली इस ग्राफ में 3 टर्म्स हो गए, P, V और T, ठीक है। तो अगर हमने एक ऐसी लाइन खींच दी मतलब क्या कर दिया, P कांस्टेंट कर दिया, P कांस्टेंट कर दिया। तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है क्या। इधर जाने पे 1/v बढ़ रहा है, इधर जाने पे 1/v बढ़ रहा है मतलब V क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इधर इसके करस्पॉन्डिंग V जो है कम है तो इसके करस्पॉन्डिंग T भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए T3 सबसे कम और T1 सबसे ज्यादा, ठीक है। तो या तो आप स्लोप के बेसिस पे कर सकते हो, या तो आप प्रेशर या वॉल्यूम किसी भी एक पैरामीटर को कांस्टेंट करके कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे लाइन खींचते वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता, तीनों प्रेशर्स देख लेते। इधर से ऐसे देखो, इधर से लाइन खींचते आप तो क्या होता, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर जितना ज्यादा उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर उतना ज्यादा। प्रेशर कम टेम्परेचर कम, प्रेशर और कम टेम्परेचर और कम। समझ में आई बात। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। कोई कंफ्यूजन, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। करिए। P versus V graph at 3 different temperatures is drawn for a given mass of a gas. P versus V ग्राफ है। PV ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे PV ग्राफ आपको दे दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, वही रिलेशन T1, T2 और T3 में। डी या ए में से कोई एक होगा। सी होगा, क्या बोला, डी या ए में से कोई एक होगा। सी होगा। लो डी और दोनों को रूल आउट कर दिया है। तो क्या करें, अभी तरीका बताया ना आपको। हाँ सी होगा। सी नहीं होगा। सोच ले, ठीक है, सी होगा। सी नहीं होगा। भाई अभी तो बताया क्या करने को बोला है मैंने, पी कांस्टेंट कर लो, पी कांस्टेंट कर लो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए। कुछ भी कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पीवी ग्राफ है, 1/b का ग्राफ ही नहीं है। तुमने पी कांस्टेंट कर लिया, पी कांस्टेंट कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आ गया। पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वॉल्यूम ज्यादा तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी ज्यादा, वॉल्यूम कम टेम्परेचर कम, वॉल्यूम और कम टेम्परेचर और कम।
समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा, T3 सबसे ज्यादा और T1 सबसे कम। क्यों भाई, नहीं समझने वाली क्या बात है इसमें? आपसे क्या बोल रहा है? पी और बी का ग्राफ है ये। एक प्रेशर ले ले, इसका क्या मतलब हुआ, इन तीनों आइसोथर्मल पे प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है? इस वाले लाइन पे T3 करस्पॉन्डिंग के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वॉल्यूम क्या है, V3। T2 के करस्पॉन्डिंग ये क्या है, V2 है। और T1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, V1। ये बात समझ में आ रही है? V1 V2 V3 में कौन ज्यादा है, V3 ज्यादा है। और V और T कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर V3 ज्यादा होगा तो T3 भी ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, ग्राफ का क्वेश्चन है ये, लॉग का। व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ लॉग P वर्सेस लॉग V एट कांस्टेंट टेम्परेचर? लॉग P नेगेटिव स्लोप होगा इसका। वर्सेस लॉग V, लॉग P वर्सेस लॉग V, है ना? लॉग तुम लोग को आता है? हाँ। छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत, थोड़ा ही चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा। हाँ, लॉग टू द बेस 10 ही है ये। भाई आपका इक्वेशन क्या है, पीवी कांस्टेंट, यही तो है। दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग पीवी इक्वल टू लॉग के, कह सकते हैं क्या? दोनों साइड लॉग ले ले। तो लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। यानी लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के, कह सकते हैं क्या? अब क्या करें, आपको लॉग पी वर्सेस लॉग वी बोलना है, तो वी इधर ले जाए, वी उधर भेज दे, तो क्या हो जाएगा, लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग के, बोल सकते हैं क्या? ये आपका कहां आ गया, वाई एक्सिस पे आया। लॉग वी क्या बोल रहा है, एक्स एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये क्या हो गया, c, y इंटरसेप्ट। तो स्लोप कितना हो गया, -1। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो y ये x पे क्या रखा आपने, log v रखा है। तो यहां पे बचा क्या, -1 ही तो बचा। तो स्लोप क्या हो गया, -1। समझ में आई बात? इसका स्लोप क्या हो गया, -1। क्लियर? ठीक है, स्लोप इज -1। अब ग्राफ बना लो आप, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप विथ y इंटरसेप्ट कितना, log के। नेगेटिव स्लोप विथ y इंटरसेप्ट log के। तो यहां से शुरू करेंगे, यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, log के। y इंटरसेप्ट क्या होगा, log के, है ना। और स्लोप कैसा बनाना है, -1। यानी ये एंगल कितना होगा, 45, tan 45 1 होता है, tan 135 क्या होता है, -1, है ना। तो यही वाला एंगल लेते हैं हमेशा। एंगल कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंगल क्या हो गया, 135। तो tan 135 इक्वल टू -tan 45, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, -1। ग्राफ आप उस तरह से बना लेंगे। समझ आ गई क्या बात? ये तो हो गया लॉग का ग्राफ। कर लेंगे, चलो ये क्वेश्चन करो। एक कंटेनर है, ध्यान से देखो इधर, दो कंटेनर से आपस में कनेक्टेड है ना। और बीच में क्या लगा हुआ है, एक कॉर्क लगा हुआ है, मतलब एक नोजल लगा हुआ है जिससे दोनों कंटेनर्स क्या है, सेपरेटेड है, ठीक। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है जिसका प्रेशर कितना है, 5 atm। और इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, 10 लीटर। बगल वाला कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, वो भी 10 लीटर है, लेकिन ये कैसा है, खाली है, 2.5 खाली है। जब आप कॉर्क हटाओगे तो अब नया वॉल्यूम 20 तो क्या हो जाएगा, और उसका प्रेशर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 2.5 लीटर ATM होगा, वॉल्यूम होगा 20 प्रेशर 2.5 atm हो जाएगा। हाँ।
भाई इस कंटेनर के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सब कुछ हो रहा है, गैस का अमाउंट क्या है, फिक्स है। जब आप कॉर्क हटा रहे हो तो क्या मोल्स चेंज हो रहे हैं, मोल्स तो उतना ही है, यानी एन कांस्टेंट टी कांस्टेंट। मतलब हमको क्या अप्लाई करना है, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बस इतना ही करना है। शुरू में प्रेशर कितना है 5 ATM, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। बाद में आपको प्रेशर निकालना है और बाद में जैसे ही कॉर्क हटाया वॉल्यूम कितना हो गया 20 लीटर, क्योंकि जैसे ये हटा अब पूरा एक कंटेनर हो गया, तो अब फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 20 लीटर, है ना। बस आ जाएगा, P2 कितना आ जाएगा 2.5 ATM। समझ आ गई क्या बात। फाइनल प्रेशर इज 2.5 ATM। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक क्वेश्चन और करें, चलो। देखने में थोड़ा सा ट्रिकी दिखता है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझा रही हूं मैं आपको, लैंग्वेज लिखा नहीं मैंने, क्वेश्चन समझा रही हूं। आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर पे ऐसा जो सिंबल बनता है इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन है, मतलब मूवेबल है, ठीक है। इसके अंदर को इस पिस्टन के अंदर की वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, टोटल वॉल्यूम इसका क्या है 1 लीटर। इसके अंदर कुछ मार्बल्स पड़े हुए हैं, कंचे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो कंचे भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। कंचे कितने हैं 10, ठीक है। अभी यहां पे प्रेशर अंदर कितना है 10 ATM, 10 इसमें 10 कंचे हैं, गैस का प्रेशर कितना है 10 ATM, तो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ठीक। अब क्या कर रहे हैं 100% इंक्रीज इन प्रेशर, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का मार रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और प्रेशर कितना बढ़ा है 100% बढ़ा दिया, मतलब प्रेशर अब कितना हो गया नया 20 ATM। 10 ATM प्रेशर अप्लाइड था पहले, 100% इंक्रीज इन प्रेशर, यानी अब प्रेशर कितना कर दिया हमने 20 ATM। जब हमने प्रेशर 20 ATM किया तो अब ये जो ऑब्वियसली जब प्रेशर बढ़ाओगे पिस्टन पे तो पिस्टन क्या होगा नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा कम होगा, है ना। बॉयज लॉ यही तो कहता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा कम होगा। गैस का वॉल्यूम, गैस के मोल्स जितने यहां थे उतने ही गैस के मोल्स यहां भी है, गैस के मोल्स तो चेंज हुए नहीं, तो पी बढ़ा तो वी कम हुआ। तो भाई हमने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर कितना किया 10 से 20 किया, वॉल्यूम जो था वो 1 लीटर से 625 ml हो गया, ठीक है। इस बेसिस पे आपको बताना है कि ये जो मार्बल है उस मार्बल का वॉल्यूम क्या है, हर एक 10 मार्बल्स हैं, है ना, हर एक मार्बल का वॉल्यूम क्या है। एक मार्बल में कुछ रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, सेम ही रहेगा, मार्बल टूट नहीं जाएगा, इतना प्रेशर लगेगा ऊपर से तो। अरे तो ओरिजिनल वॉल्यूम पूछ रहा है, 10 कंचे डाले हुए हैं तो कंचों का वॉल्यूम क्या है ये पूछ रहा है आपसे। मतलब एक का क्या है या 10 का क्या? कोई बात नहीं, कुछ भी बता दे, मैं डिवाइड कर लूंगी 10 से। 10 का आ गया तो एक का भी निकाल लेगा ना। हमेशा क्वेश्चन मेंस में आता है। हाँ जी, आसान क्वेश्चन है, तुझे लग रहा है बस लैंग्वेज देख के लग रहा है मुश्किल है, क्वेश्चन तो आसान है बहुत। मैं करूंगी तुझे लगेगा अच्छा यही करना था क्या। आपको देख इनिशियल यहां पे प्रेशर भी दिया है वॉल्यूम भी दिया है, यहां भी प्रेशर वॉल्यूम दे दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, सब कुछ तो दिया हुआ है, तो कुछ तो निकालना रहेगा ना। क्या निकालना है कंचों का वॉल्यूम। ये क्या बात हो गया। भाई मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब बताओ यहाँ P1 V1 भी दे दिया, यहाँ P2 V2 भी दे दिया, तो निकालोगे क्या कंचों का वॉल्यूम। देखो अब बता रही हूँ, ध्यान से सुनना इधर। यहाँ पे गैस का प्रेशर जो है वो दे दिया 10 ATM। गैस ने कितना वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, पर इस वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम तो कंचों ने ऑक्यूपाई कर लिया है ना। तो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है V1 1 minus x। 1 माइनस एक्स। अब V1 ले। V1 नहीं ले सकते हैं, 1 लीटर में से x हटा दिया, क्योंकि जो वॉल्यूम कंचों ने ऑक्यूपाई कर लिया वहां थोड़ी गैस जा सकता है। नहीं वो तो 1 लीटर में से x हटाओगे, नहीं, मैं V नहीं बोल रहा, V1 बोल रहा, कुछ वेरिएबल बोल रहा। चल तो V1 कैसे लेने से कैसे काम चलेगा। माइनस कर देंगे ना बाद में। हाँ ठीक है वही कर ले, हाँ ठीक है। और यहां पे फाइनल प्रेशर भी पता है और फाइनल वॉल्यूम 625 ml है, हाँ। तो वो वॉल्यूम किसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स का। कंचों का वॉल्यूम तो वही है। क्यों कंजो का भी तो प्रेशर बढ़ने में कांटेक्ट करता है वो। अच्छा हाँ
कंचों का वॉल्यूम सॉलिड कंट्रैक्ट कर जाएगा। हाँ, होता है ना वो कंचे नहीं खेले हैं। 25 मैम प्रेशर लगेगा तो तब ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाद में, ज्यादा प्रेशर लगेगा। इतना प्रेशर नहीं लगा दिया कि वो टूट गया भाई। फिर भी कुछ तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। हाँ, कंचों का वॉल्यूम मान लो टूट भी गया तो नेट वॉल्यूम तो उसका वही रहेगा ना। बल्क वॉल्यूम में बोलते तो है चेंज होता है तो निकाला जाता है, चेंज होता है तभी ना निकालते हैं। भाई हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। हाँ वो लिखना दे रहा है इनकम्प्रेसिबल कर दिया, हम तो वैसे सोच रहे थे कि इसी को कंप्रेस करें बैठ के। 0.2 होगा। ये सही बता रहा है। 25 क्या कुछ होगा यार। यूनिट बता, ml ही और क्या, 25 ml बोल दो बोल दो। 1 लीटर इससे कितना कम है? समझ आ रहा है क्या? इनिशियल प्रेशर कितना है 10 atm। इस कंटेनर में गैस का वॉल्यूम कितना है 1000 में से कंचों का वॉल्यूम माइनस कर दो तो 1000 माइनस x, यही तो हो गया। ठीक है, फाइनल प्रेशर कितना हो गया 20 atm हाँ और फाइनल गैस का वॉल्यूम क्या हो गया 625 माइनस x, 625 माइनस x। एक का 0.2 होगा और 10 का 2 क्या 20। ठीक है कि नहीं ये पहले ही बता। अब क्या करना है आपको, दोनों को इक्वेट कर देना है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। x की वैल्यू आ गई, कितनी आई 250। हाँ ऑब्वियसली ml में से ml ही तो माइनस करेगा, x की वैल्यू क्या आ गई 250। तो ये क्या आ गया 10 कंचों का वॉल्यूम आया, एक का वॉल्यूम कितना होगा 25। पॉइंट कैसे 25 ml। नहीं वो तो लीटर में बता। अच्छा तो तू 0.2 कर रहा था। कितना ठीक। एक्यूरेसी चाहिए वो तो मेंशन। सही है सही है सही है। क्लियर? मुश्किल है क्या आसान है? आसान ही है देना चाहिए ना कि इनकम्प्रेसिबल सॉलिड। भाई। सॉलिड का मतलब ही होता है कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। रियल लाइफ ऐसा थोड़ी है। हाँ ऐसा ही होता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं के बराबर होता है, यही मान के ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना। केमिस्ट्री में सॉलिड्स को आप इनकम्प्रेसिबल मान के ही काम करेंगे। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया तब भी तो बोला था, ऐसे ही रहा करो तुम लोग एब्सेंट। गैस की सॉलिबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड करती है, सॉलिड और लिक्विड की सॉलिबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, इनकम्प्रेसिबल होता है। समझ आ गई बात? क्लियर और नॉट? समझ आ गई बात? अब अगला जो लॉ है हमारा वो क्या है, चार्ल्स लॉ। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस तो रहता ही है, यानी मोल्स कांस्टेंट है। अब पी वी और टी में और क्या कांस्टेंट रखें, एट कांस्टेंट पी। चार्ल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट पी, हाँ बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टी, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट पी। कांस्टेंट प्रेशर पे फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, तो पी कांस्टेंट हो गया और गिवन मास ऑफ गैस मतलब एन कांस्टेंट हो गया, बच क्या गया वी और टी, वी और टी। ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, मोल्स कांस्टेंट रखे हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी V इज इक्वल टू KT, यानी V बाई T इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, V बाई T कांस्टेंट। ये K क्या कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये K भी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे नहीं, प्रेशर पे और मोल्स पे। हमने क्या कांस्टेंट रखा है, P और N। तो प्रेशर और मोल्स चेंज करोगे तो ये K चेंज करेगा। जब तक P और N कांस्टेंट है तब तक V बाई T क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, यानी V1 by T1 is equal to V2 by T2. The constant K depends on amount and pressure. V1 by T1 is equal to V2 by T2. ये क्या है, चार्ल्स लॉ। P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 is equal to P2 V2, बॉयल्स लॉ। V1 by T1 is equal to V2 by T2, चार्ल्स लॉ। ठीक है। अब क्या करें, ग्राफ बना ले चार्ल्स लॉ के। चलिए
टेम्परेचर जैसे वो जो बॉयल्स लॉ था, टेम्परेचर फिक्स था, ठीक है, तो कितना भी टेम्परेचर कर देंगे उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। आइडियल गैस है ना, अच्छा आइडियल। आइडियल गैस है इसलिए। बढ़ जाए आगे, चलो ग्राफ बनाते हैं V वर्सेस T का। V वर्सेस T, V by T ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। जब टेम्परेचर केल्विन पे लोगे तो, टेम्परेचर केल्विन पे लोगे तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। टेम्परेचर जीरो कैसे, सॉरी केल्विन जीरो कैसे, केल्विन जीरो केल्विन तो ही सब। अच्छा -270। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर क्या है, आइसोबार। कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। केल्विन तो हाँ, डिग्री सेल्सियस पे करेगा तो यहां से शुरू होगा। लेकिन बोलता है कि रियल लाइफ में हम लोग अटेंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं तो टेंडिंग टू जीरो, इसके पीछे नहीं आएगा कभी भी, है इसके पीछे नहीं आएगा कभी भी। मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर जो हो सकता है हाइपोथेटिकली भी, वो क्या है, 0 केल्विन। ठीक है, यही अगर डिग्री सेल्सियस स्केल पे होता तो माइनस में भी जाता, तो इधर से शुरू होता। ठीक है, खैर कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसो मतलब सेम, है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर के ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। क्लियर, चलो। फॉर द गिवन ग्राफ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, P1 P2 P3 का ऑर्डर ये होगा पक्का, यही होना चाहिए, लॉक कर दिया जाए। भाई हमको क्या बोला जाता है कि PV इक्वल टू NRT, यही बोला जाता है ना, PV इक्वल टू NRT। तो V क्या हो जाएगा, NRT NR बाई P इंटू T। अब आपको V और T का ग्राफ बनाना है, V और T का ग्राफ बनाना है, तो ये क्या हो गया, स्लोप। ये क्या हो गया, स्लोप। स्लोप जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम, स्लोप जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम, स्लोप ज्यादा प्रेशर प्रेशर कम। समझ में आई बात, NR बाई P होता है ना, स्लोप ज्यादा कब होगा, जब प्रेशर क्या हो, कम होगा। प्रेशर कम किसका है, स्लोप ज्यादा इसका है, यानी प्रेशर इसका क्या होगा, कम होगा, यानी P1 क्या होगा, सबसे कम होगा और P3 ज्यादा होगा। P1 कम होगा और P3 ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। दूसरा तरीका क्या बोला था आपको, वॉल्यूम फिक्स कर दो, तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है, P3 के करस्पॉन्डिंग इसको T3 लिख दो, इसको लिख दो T2, इसको लिख दो T1। लिख सकते हैं क्या, T1 T2 T3 में कौन ज्यादा है, T3 ज्यादा है। और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर T3 ज्यादा है तो P3 भी क्या होगा, ज्यादा होगा। PV इक्वल टू NRT में प्रेशर इज डायरेक्टली, वॉल्यूम कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सो P3 सबसे ज्यादा और P1 सबसे कम। कोई भी तरीका यूज कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, स्लोप वाला मेथड यूज करो या कोई एक कांस्टेंट करके कर लो। देख लो समझ आ गया कि नहीं, आ गया पक्का। ठीक है, अब log V वर्सेस log T का ग्राफ बनाओ।
स्ट्रेट लाइन होगा, कोई इंटरसेप्ट होगा, लॉग के इंटरसेप्ट होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप होगा। स्ट्रेट लाइन होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा और कुछ इंटरसेप्ट भी होगा। हाँ वो होगा लॉग के, कोई पॉजिटिव होगा। आपको बताना है लॉग वी वर्सेस लॉग टी। आपका इक्वेशन क्या था, v बाई टी कॉन्स्टेंट, v बाई टी कॉन्स्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, log v इक्वल टू log k प्लस log t, है ना, log k प्लस log t। ये क्या हो गया आपका y एक्सिस, ये क्या हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया इंटरसेप्ट। तो log k यानी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव में है +1, है ना, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा विथ पॉजिटिव स्लोप। समझ में आई बात। एंगल क्या होगी उसकी 45 डिग्री। एंगल क्या होगा, हाँ बोलो। मैम वो जो लॉग के है, हाँ के एनआर बाई पी होता है ना, बिल्कुल उसको लिख सकते हैं ना, लॉग एनआर माइनस लॉग पी। बिल्कुल। अब मान लीजिए हम एन ले लिए 1, ठीक है, और पी का और आर का वैल्यू कितना होगा 1/12 होता है ना, और पी का वैल्यू मान लीजिए 200 ले लिए, तो ये जो लॉग के है वो तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो मान लो कैसा कुछ भी ले लोगे, ले सकते कहीं भी कुछ भी वैल्यू थोड़ी ले सकते हो भाई। भाई ये कंडीशंस, ये भी चीजें तो हैं, ये ग्राफ भी तो बना होगा कुछ, अपने से कुछ भी वैल्यू थोड़ी ले लोगे, हैं। ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा, प्रेशर अकेले कुछ भी थोड़ी कर सकते हो। स्लोप इज tan थीटा, और वो वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, क्योंकि स्लोप कितना है 1, तो थीटा की वैल्यू 45। समझ में आई बात। स्लोप +1 है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। यहां तक बात समझ में आ गई। दो लॉस पढ़ लिए, कौन कौन से हमने, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में प्रेशर। तो अब क्या कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम, है ना। इसको बोलते हैं गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। इसको बहुत बार ऐसे ही बोलते हैं, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, टी कांस्टेंट किया, फिर पी कांस्टेंट किया, फिर अब वी कांस्टेंट कर रहे हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब गैस का अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। P is directly proportional to T. P is directly proportional to T, यानी P is equal to KT, यानी P by T is constant. P by T is constant. Again ये K क्या होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, K किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ ये करेगा ना उस पे, N के ऊपर और N पे V पे, V पे। है ना। दिस K is not universal constant, this will depend on value of N and V, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया, गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है, P1 by T1 is equal to P2 by T2, P1 by T1 is equal to P2 by T2. This is गे-लुसैक्स लॉ of combining volume, या गे-लुसैक्स लॉ। Constant volume for a fixed amount of gas, pressure of gas is directly proportional to temperature. प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। लॉ तो बस इतना ही है। अब ग्राफ किसका, पी और टी का ग्राफ। पी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, पी वर्सेस टी का ग्राफ, स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, positive। पी वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा ना। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप, है ना, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के ग्राफ को क्या कहते हैं, आइसोकोर। कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबार, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोर। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। इंटरसेप्ट कहाँ है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ही तो है, पी इक्वल टू एनआरटी में। कहाँ इंटरसेप्ट उस इक्वेशन में, लॉग का ये P वर्सेस T का ग्राफ है भाई। P वर्सेस T ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोकोर,
ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ इज कॉल्ड एज आइसोकोर। समझ आ गई क्या बात? आगे बढ़ जाएं। चलिए, V1 V2 V3 इसका भी तो सी हो। सोच ले। हाँ इसका सी होगा। क्या करें, P कांस्टेंट कर दो, V3 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T3, ये T2 और ये T1। ठीक है क्या? प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो T3 मोर देन T2 मतलब V3 मोर देन V2। तो V3 सबसे ज्यादा, V1 सबसे कम, है ना? V3 सबसे ज्यादा, V1 सबसे कम, सी ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा आप स्लोप से भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना। PV इक्वल टू NRT में P क्या हो जाएगा? NR/V इंटू टी, NR/V इंटू टी, PT ग्राफ है, यानी NRV क्या हो गया? स्लोप। स्लोप जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम। किसका स्लोप ज्यादा है? यानी V1 क्या होगा? सबसे कम। तो V1 सबसे कम और V3 सबसे ज्यादा। ठीक है, स्लोप ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, इसलिए V1 सबसे कम होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, आपको करना है कैसे भी कर सकते हो, या तो किसी एक को कांस्टेंट मान लो P या V में से, और या फिर आप स्लोप से निकाल लो। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? लॉग P वर्सेस लॉग T का ग्राफ कैसा होगा? लॉग P वर्सेस लॉग T, इट विल बी पॉजिटिव स्लोप अगेन, है ना? लॉग P वर्सेस लॉग T, यानी log P इज इक्वल टू log K प्लस log T। तो log K ये आपका क्या हो गया? y एक्सिस पे, ये क्या हो गया? x एक्सिस पे, ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट। स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप क्या होगा? 1। यानी एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा? 45 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट log K से एक पॉजिटिव स्लोप चला जाएगा, एंगल होगा इसका 45 डिग्री। ठीक है, tan θ1 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, आपसे थीटा की वैल्यू पूछ सकता है एग्जाम में, स्लोप की वैल्यू पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़े, एक सवाल करें। बढ़ जाए। A gas cylinder can bear a maximum pressure of 15 atm. It contains gas at 10 atm when the temperature is 27 degrees Celsius. If the fire breaks out, at what temperature cylinder will burst? क्या ही किया तूने? 75 है क्या? नहीं सॉरी सॉरी 750। हाँ 15 माइनस। अच्छा अरे अरे सॉरी सेंटीग्रेड। सॉरी 450 है क्या? अरे सेंटीग्रेड है वो। हाँ सही। 450 है क्या? 450 क्या? केल्विन। केल्विन में 450 हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में बता। हाँ वो तो सेंटीग्रेड किया हुआ है ना। 70 ले ले। 270 मत ले भाई, 273 ही ले। प्लस माइनस ही तो करना है, इधर उधर कैसे हो जाएगा?
वैल्यू भी तो देख क्या दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वैल्यू भी वैसा ही देता है। आप समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को फील करो। एक सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है ना, वो गैस सिलेंडर कितना प्रेशर मैक्सिमम झेल सकता है, 15 एटीएम का। यानी 15 एटीएम से ज्यादा जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो फट जाएगा। फट जाएगा यानी प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, फट जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स है ना, तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो वो क्या होगा, फट जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, समझ में आई बात। तो गैस सिलेंडर की बात कर दिया मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो T1 टेम्परेचर पे इसका प्रेशर कितना है, 10 एटीएम। अब बोल रहा है कितना टेम्परेचर दे कि फट जाए, तो कितना टेम्परेचर दे कि उसका प्रेशर 15 एटीएम हो जाए। 15 एटीएम होगा तो क्या होगा, फट जाएगा। तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2, यही करना है। समझ आ गई बात। P1 कितना है, 10 एटीएम, T1 कितना है, 300 केल्विन। P2 आपको निकालना है, सॉरी P2 आपको दे रखा है 15 और T2 आपको निकालना है। निकल जाएगा। टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 450 केल्विन। उसको डिग्री सेल्सियस में लिख देंगे, 177 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन आपको केल्विन में दिया या डिग्री सेल्सियस में। मोस्टली डिग्री सेल्सियस में ही देगा ऑप्शन आपको। ठीक है, तो आंसर विल बी 177 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई क्या बात, क्लियर है। सिलेंडर फट रहा है मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ी बढ़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर उसका ज्यादा आएगा तो क्या होगा, फट जाएगा सिलेंडर, उससे ज्यादा प्रेशर वो होल्ड नहीं कर सकता है। समझ आ गई बात। इतना टेम्परेचर तक तो वो बियर कर सकता है, 15 एटीएम तक बियर, इससे ज्यादा हाँ, इससे हाँ, जैसे तो लिखा है ना, इफ फायर ब्रेक्स आउट एट व्हाट टेम्परेचर सिलेंडर विल बर्स्ट, मतलब यही वो टेम्परेचर है जब पहुंचा उसके बाद क्या होगा, फट जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, फायर ब्रेक्स तो प्रेशर 15 एटीएम तक पहुंचेगा, फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। कौन कौन से लॉ पढ़े हमने, बॉयल्स, क्या कांस्टेंट था, टी। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, क्या कांस्टेंट था, पी। फिर हमने पढ़ा गेलुसैक्स लॉ, क्या कांस्टेंट था, वी। और इन तीनों लॉज में एक और क्या कांस्टेंट था, एन, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस। वो तीनों में कांस्टेंट था, सब में नहीं, इसमें नहीं कांस्टेंट होगा। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस मतलब टोटल एक्चुअली 4 वेरिएबल्स होते हैं। पहले 3 लॉज में हमने एन कांस्टेंट रखा था सब में, और बाकी में पी वी टी एक एक करके कांस्टेंट रखा था। अब ये जो चौथा लॉ है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं, अंदर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टी एंड पी, मैंने क्या बोला, 2 वेरिएबल को कांस्टेंट रखना 4 में से, और 2 क्या होंगे, रिलेशन देखना है। तो अब क्या बोल रहा, कंडीशन सिमिलर कर दिए, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दिया, मतलब अब एन जो कांस्टेंट था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो अब कांस्टेंट क्या रखा, सिमिलर कंडीशन, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम अगर बराबर होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, लॉ और हाइपोथेसिस में डिफरेंस होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, रूल बनता है, फिर थियरी बनता, लॉ बनता है, रूल बनता है, फिर हाइपोथेसिस बनता है, फिर लॉ बनता है, बाद में थियरी बनता है। इसको लॉ क्यों नहीं है ना। अब कुछ तो डिफरेंस होगा ना। हाँ, हाइपोथेसिस के बाद उसको लॉ का मतलब ये ग्रेड्स हैं, ये ग्रेड्स हैं आपकी बात को 100% होने के। 100% ट्रू नहीं है तो ट्रू, लेकिन हाइपोथेसिस बोला गया तो आज तक हाइपोथेसिस चल ही रहा है, हर जगह चल रहा है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना, इसका भी कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, तो हर जगह चल ही रहा है ये। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टी एंड पी, प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम है और वॉल्यूम भी सेम कर लिया, समझना ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी हमको पता है। एक चीज और बता दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी तो अभी आया ही नहीं था। ये सारे लॉस जो हम पढ़ रहे हैं सब मिलाकर क्या आता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अभी तक पीवी इक्वल टू एनआरटी आया नहीं, लेकिन हमारे लिए आसान है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम बार बार सारी चीजों को वेरीफाई कर लेते हैं, कहां तक अलग अलग याद रखेंगे। ठीक है ना, लेकिन आप ये भी जानते रहे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी बाद में आया था, ये सारे लॉस को जोड़ करके लास्ट में आया था, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है ना, अब देखना पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से बोल रहा है प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट होता ही है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टी एंड पी। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर ऑल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम,
इक्वल वॉल्यूम मतलब V भी कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट हो जाएगा तो n ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगा। तो दो कंडीशन में दो कंटेनर्स है, दोनों कंटेनर का प्रेशर बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, उनका वॉल्यूम भी बराबर है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही क्या है, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। दिस इज अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। समझ में आई बात, क्लियर। तो तीन कंटेनर, तीनों का वॉल्यूम 50 ml, भाई इसका भी 50 ml कर दो। तीन कंटेनर है, तीनों का वॉल्यूम क्या है 50 ml, एक ही कमरे में रखा है, एक ही कमरे में रखा है मतलब प्रेशर सेम होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। तो तीनों का वॉल्यूम अगर बराबर है तो तीनों में जो गैसेस रखेंगे उनके मोल्स क्या होंगे, बराबर। इसमें ऑक्सीजन ले लिया, इसमें नियॉन ले लिया, इसमें NH3 ले लिया। मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, सेम यही चीज है, सेम यही चीज है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, सेम वही चीज है, ठीक है ना। तो O2, Ne और अमोनिया, तो अगर P सेम है, T सेम है और V भी सेम कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर। यानी इसके अगर X मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके भी X मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके भी X मॉलिक्यूल्स होंगे। मेक श्योर मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, एटम्स बराबर हो ये जरूरी नहीं हो। यहाँ पे एटम्स कितने होंगे 2x, यहाँ पे एटम्स x, यहाँ पे एटम्स 4x, ठीक है। तो प्रेशर टेम्परेचर बराबर है और वॉल्यूम भी हमने बराबर कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, यानी इफ P and T आर कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यही क्या है, अवोगाड्रोस लॉ या अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। समझ आ गई बात, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। ध्यान से देखना अब इधर, दो क्या है, ये बलून है, दो बलून है। बलून 1 का वॉल्यूम V1, बलून 2 का वॉल्यूम V2, ठीक है। बलून 1 में हमने भर दिया 16 ग्राम ऑक्सीजन, बलून 1 में भरा 16 ग्राम ऑक्सीजन। बलून 2 में है 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दोनों बलून एक ही आसमान में उड़ रहे हैं, बगल बगल में। टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, बराबर ही होगा दोनों का, हाँ। T और P कांस्टेंट मानेंगे, है ना। दोनों का, एक का वॉल्यूम V1 है, एक का वॉल्यूम V2 है, दोनों में गैसेस भरे हुए हैं। इस बेसिस पे आपको बताना है V1 और V2 में रिलेशन इक्वल हो। H2 का मास 1 होता है, H2 का मास 1 होता है, नहीं अच्छा। होता तो फिर भाई इसमें 16 ग्राम O2 है, तो इसमें मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए 16/32, तो 0.5 मोल्स। इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 1/2, अगेन 0.5 मोल्स। तो T बराबर, P बराबर, मोल्स भी बराबर, तो V ऑटोमेटिकली बराबर, यानी V1 बिल्कुल इक्वल टू V2। समझ आ गई बात, क्लियर। ये क्या है, अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। इसमें जो कांस्टेंट रहता है उसका वैल्यू 22.4 है। किसका, इसका कांस्टेंट रहेगा ना इसमें, आप जो टेम्परेचर प्रेशर और की कहाँ कांस्टेंट है, देख वो 22.4 क्या आता है बता रही हूँ। PV इक्वल टू nRT होता है। 22.4 क्या होता है पहले ये बता मुझे। वॉल्यूम, वॉल्यूम 22.4 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP। एक मोल गैस का वॉल्यूम STP पे जो होता है वो कितना होता है 22.4, है ना। तो किसमें, नोट्स में, अभी तो नहीं, अब 1-2 दिन में बता दूंगी। कल तो नहीं आओगी ना, परसों में भी, ठीक है, ले आना। PV इक्वल टू nRT, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, STP बोल रहा है, P की वैल्यू रख दी 1 atm, ठीक। टेम्परेचर की वैल्यू रख दी 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है। R कांस्टेंट है, बोल दिया फॉर ए 1 मोल ऑफ गैस, N की वैल्यू भी रख दी, तो V क्या आएगा 22.4। समझ में आई बात। तो 22.4 इज वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस, सॉरी 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP, क्लियर। आप समझ आए टेम्परेचर केल्विन में डायरेक्ट, अभी 0 लेते तो सब 0 हो जाता। अच्छा अब समझ में आया, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाए, तब इन तीनों का नहीं मतलब ये सारे लॉस को,
कितने लॉज हो गए? 4 हुए ना? 4 बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ, है ना? इन सभी लॉस को जोड़ के क्या बनता है? आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। चेक करते हैं। बॉयस लॉ क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, है ना? और चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना? और एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है? लास्ट में पढ़ा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? N इंटू T/P। तीनों को जोड़ दो। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू N। तो V प्रोपोर्शनल टू N इंटू T डिवाइड बाई P, यही तो बना। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है? R, है ना? तो ये आ गया आपका PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, तो PV इक्वल टू nRT। R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, V का रिलेशन देख लिया, प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ और मोल्स के साथ, सबको जोड़ दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दी, है ना? यू गॉट आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कहने का मतलब है कि R जो है वो डिपेंड, भाई आपको बोला कि 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध तो 1 लीटर ही रहेगा, उसको 1000 ml लिख सकते हो ना? है तो वो 1 लीटर ही ना। उसका वॉल्यूम क्या है? भगोने में उतनी जगह लेगा। इस बॉटल का वॉल्यूम 1 लीटर है, इस बॉटल का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मैं इसको 1 लीटर बोलूं, 1000 ml बोलूं, 1 डेसीमीटर क्यूब बोलूं, एक ही बात है ना? समझ आ रही है बात? तो क्या हो रहा है? यूनिट्स चेंज हो रहा है। 1 और 1000 दो अलग अलग वैल्यूज है ना? क्या चेंज हुआ? यूनिट चेंज हुआ। तो आर की डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं वो क्या है? डिपेंडिंग ऑन यूनिट्स यूज्ड, डिपेंडिंग ऑन यूनिट्स यूज्ड। ठीक है, तो आर की जो 3 वैल्यूज होती हैं, तीनों की यूनिट अलग अलग होती हैं। आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। अगर वो यूनिट यूज करोगे तो हमेशा वही वैल्यू यूज करनी है आपको। तो आर की 3 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स ऑफ आर। ठीक है, समझ आ गई बात? अब आर की वैल्यूज की बात कर ले। आर क्या है? PV बाई NT, PV बाई N इंटू T। 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। ये आई चुका था, पहले ही बात आ चुकी थी ये, है ना? टेम्परेचर कितना होगा? 273 के, है ना? प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रखोगे, है ना? ये सारी वैल्यूज रखोगे तो आर की जो वैल्यू आएगी, किसकी किसकी? N की वैल्यू 1, टेम्परेचर की, प्रेशर की और वॉल्यूम की, सबकी वैल्यू जब रखोगे तो आर की वैल्यू कितनी आती है? आर की वैल्यू आती है, कितनी आती है? 0.0821, 0.0821। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखना, P कौन से यूनिट में रखा है हमने? लीटर, ATM में। वॉल्यूम किस में रखना है? लीटर में। ये मोल्स और ये क्या है? केल्विन। तो यूनिट क्या हुआ? लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, विच इज इक्वल टू 1/12। इसको 1/12 लिख सकते हैं आप, है ना? 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल कर केल्विन। ठीक है, अब PV टर्म डायमेंशन वाइज देखोगे तो PV टर्म क्या होता है? PV टर्म का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है ना? तो PV की जगह कभी कभी PV टर्म जो होता है वो एनर्जी को डिनोट करता है। तो अगर P इंटू V वाला जो टर्म है उसको लीटर एटमॉस्फेयर में लिखने की जगह जूल में लिखा, किसमें लिखा? जूल में, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। और कैलोरीज में लिखा तो वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक यूनिट होगा लीटर एटमॉस्फेयर, ये एनर्जी टर्म है ना? तो PV टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? जूल। तो क्या हो जाएगा? जूल पर पोल पर केल्विन में अगर है तो वैल्यू आपको रखनी है 8.314 विच इज इक्वल टू 25/3। 25/3 कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 25/3 लिखते हैं। और अगर कैलोरीज में लिख रहे हैं, है ना, अगर कैलोरीज में लिख रहे हैं आप, तो आप क्या लिखोगे? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है ना? 8.314 को सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या लिख सकते हो? 25/3, 25/3। ठीक है, तो आर की वैल्यूज जूल में लिखना तो 8.314 एंड 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ एक्स। तो इसलिए एक्स क्या है? जूल का CGS यूनिट। और जूल क्या है? वर्क का
SI यूनिट, और वर्क डन का CGS यूनिट क्या है, अर्ग्स। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स, इसलिए 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपको बेसिकली ये जूल वाली वैल्यू याद करनी है, कैलोरी वाली, है ना। अगर कैलोरी में दे रखा है तो 2 R, मतलब अगर हीट के कोई क्वेश्चन हो रहे हैं, हीट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहां पे आपको R की वैल्यू कौन सी यूज करनी पड़ेगी, 2 कैलोरीज वाली, ठीक है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो R के 3 वैल्यूज होते हैं। R यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कंडीशंस के हिसाब से चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द यूनिट चेंज होती है कि आप कौन से यूनिट में लिख रहे हो। समझ आ गई क्या बात, कर लेंगे। चलो एक सवाल करो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm ऑफ Hg। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 grams of methane at 27 degrees Celsius and 380 mm of Hg। हंड्रेड होगा। हाँ 100 ml, सॉरी लीटर, सही तो नहीं लग रहा मुझे, 100 ही होगा। लग नहीं रहा मुझे। वॉल्यूम निकालना है ना, हाँ PV इक्वल टू NRT यूज करना है आपको, PV इक्वल टू NRT, आपको V निकालना है तो NRT/P यूज करना है, हाँ ठीक है। N की वैल्यू 2। मीथेन है तो N की वैल्यू 2, ठीक है। टेम्परेचर बता दो पहले मुझे, 300। अच्छा प्रेशर बता दो, हाँ 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 1/2। R की वैल्यू 1/12। सॉल्व करो, 100 ही तो आएगा। 100 कैसे भाई, ये 2 है ना, ये 4 हो गया, 4 गुणे 300 अपॉन 12, सही तो बोल रहा है तो 32 ग्राम मीथेन है ना। N की वैल्यू 2 हो गई, R की वैल्यू 1/12 होगी, ये 1/2 आ गया नीचे, तो ये चला गया ऊपर 4 इंटू 300 भी हो गया, सही बोल रहा है, हाँ ठीक है। 100 ml, 100 लीटर, ठीक है करेक्ट, 100 लीटर्स है ना। एग्जैक्टली स्पीकिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 100 से थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने क्या लिया है, अप्रोक्सीमेशन लिया है 1/12 का, अप्रोक्सीमेशन लिया है 1/12 का। एग्जैक्टली करेंगे तो 100 लीटर से थोड़ा सा कम, 0.0821 है, ठीक है। तो 98.5 लीटर ना, हाँ लीटर में, लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू ली है ना, तो लगभग 100 लीटर। एग्जैक्ट नहीं है, जब 1/12 ले रहे हो तो वो क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1/12 नहीं है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगा, जब 0.0821 लेंगे, हाँ इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस at 127 degree Celsius in a container of 10 liters। In a container of 10 liters। 5/3 5/3 ATM 1.64। क्या करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, मतलब कितने मोल्स, 0.5 मोल्स, है ना, 0.5 मोल्स। वॉल्यूम दे रखा है आपको, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 400 केल्विन, ठीक है। प्रेशर भी दे रखा है, अच्छा प्रेशर ही तो निकालना है, PV इक्वल टू NRT, बस कर देना है आपको, PV इक्वल टू NRT करोगे काम हो गया। समझ आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं।